नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने अध्याय 1 समय की शुरुआत यानी आदि मानव के इतिहास के बारे में अध्ययन किया और उसकी उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति कहाँ पर हुई, कितने वर्ष पहले हुई तथा आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके, उनमें भाषा का विकास और पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। नवपाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त की और नवपाषाण काल के बाद में मानव एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगा और उसके बाद में सभ्यताओं का विकास हुआ। तो आज हम इस अध्याय में कक्षा 11 के इतिहास विषय के अध्याय 2 में लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेखन कला और शहरी जीवन। इस अध्याय में हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक, वर्तमान में जो इराक है, यह प्राचीन काल में यह क्षेत्र मेसोपोटामिया कहलाता था। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा के 2 शब्द मेसो प्लस पोटेमस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भूभाग, 2 नदियों के बीच का भूभाग। यानी कि मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है, वहाँ पर पहले 2 नदी बहती थी। एक का नाम था दजला नदी, दूसरी का नाम था फरात नदी। इन दोनों नदियों का जो बीच का भूभाग था वह बहुत उपजाऊ था और ऐसे जगह पर ही मानव ने सबसे पहले स्थायी रूप से रहना शुरू किया। यहीं पर मानव ने स्थायी रूप से रहकर के कृषि की, पशुपालन किया, आदि काम यहाँ पर रहकर के किए और इस क्षेत्र में 4 सभ्यताओं का उदय हुआ। सुमेरिया सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता, असीरियाई सभ्यता और अक्कदी सभ्यता। इस प्रकार से इन 4 सभ्यताओं का इस क्षेत्र में उदय हुआ। मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ और सबसे पहले शहरों का विकास भी मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ। मेसोपोटामिया की खुदाई, मेसोपोटामिया सभ्यता की खुदाई सबसे पहले सन 1840 में हुई थी। 1840 ईस्वी में मेसोपोटामिया की खुदाई हुई और बहुत लंबे समय तक ये खुदाई चली थी, मेसोपोटामिया की चली। इस सभ्यता को जो जानने के स्रोत हैं उनमें है भवनों के अवशेष, इस सभ्यता को जानने के जो स्रोत हैं उनमें भवनों के अवशेष, मूर्तियां, बर्तनों के टुकड़े, मोहरें तथा कुछ लिखित दस्तावेज। आदि के आधार पर पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे ज़्यादा रुचि यूरोप के इतिहासकारों को, विद्वानों को थी। मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे ज़्यादा रुचि यूरोप के लोगों को थी। यूरोप के लोगों को
सबसे ज़्यादा रुचि थी। लोगों को सबसे ज़्यादा रुचि थी क्योंकि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में कई जगह मेसोपोटामिया का जिक्र किया गया है। इसलिए यूरोप वासियों को मेसोपोटामिया में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए उन्होंने सन 1873 में एक विद्वान ने 1873 ईस्वी में यूरोप की एक पत्रिका, समाचार पत्रिका ने एक वहाँ के पुरातत्व विभाग म्यूजियम को मेसोपोटामिया की खुदाई का जिम्मा दिया और उसका सारा खर्चा उठाया, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें मेसोपोटामिया के बारे में लिखी हुई थी बाइबल में। जैसे जलप्लावन की घटना के बारे में लिखा हुआ था कि जब जलप्लावन हुआ तो ईश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था नोआ, और उस नोआ नामक व्यक्ति ने एक बड़ी नाव में सभी जीव जंतुओं के जोड़े रखे और वनस्पतियों का बीज रखा, और जब जलप्लावन हुआ तो वो नाव में जो जीव जंतुओं के जोड़े थे और जो वनस्पति के बीज थे वही बचे और बाकी सब नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से उसकी जानकारी प्राप्त की गई। बाद में इसकी जब खुदाई और आगे चली तो जीवन के और विभिन्न पहलुओं के बारे में इसमें अध्ययन किया गया। मेसोपोटामिया की खुदाई से जीवन के और विभिन्न पहलुओं का भी पता चला। अब हम सबसे पहले मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेसोपोटामिया भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। इसके उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊंचे नीचे मैदान हैं जहाँ पर झरने बहते रहते हैं और मैदान है जहाँ पर कृषि अच्छी होती है तथा वहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं। तथा उत्तर की ओर ऊंचे ऊंचे घास के मैदान हैं जिनको स्टेपी प्रदेश कहा जाता है। वहाँ के लोग पशुपालन का कार्य करते हैं और थोड़ी बरसात में वहाँ पर घास और झाड़ियाँ हरी भरी हो जाती है जो पशुओं के लिए बहुत अच्छी रहती है, और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। दक्षिण की हम बात करें, मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्र तो वो रेगिस्तानी क्षेत्र था, और यह रेगिस्तानी क्षेत्र दजला और फरात नदियों की उपजाऊ मिट्टी के कारण बहुत उपजाऊ बन गया और यहीं पर ज़्यादा लोगों ने निवास किया। और महत्वपूर्ण जो शहर थे उरूक और मारी, ये मेसोपोटामिया के दो प्रमुख शहर थे। विश्व में सबसे पहले इन्हीं शहरों का विकास हुआ जो मेसोपोटामिया के रेगिस्तानी इलाके में थे, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में शहरों का भरण पोषण करने की क्षमता थी। क्योंकि जो दजला और फरात नदी थी वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, उस उपजाऊ मिट्टी से, उसके पानी से खेती अच्छी होती थी, इसलिए वहाँ पर शहरों का विकास हुआ। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब मैं आगे आपको बताऊं, सबसे पहले लेखन कला का जो विकास हुआ वो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ। मेसोपोटामिया, और यहाँ पर एक प्रश्न है कि ऐसी क्या बात रही होगी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का विकास हुआ। ये इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले लेखन कला, जो लिखने की कला होती है, उसका विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ। अब क्यों हुआ? इतिहासकारों के मन में जिज्ञासा हुई कि लेखन कला की ऐसी क्या आवश्यकता रही होगी। तो देखो, मेसोपोटामिया में व्यापार चलता था, अन्य सभ्यताओं से व्यापार चलता था, तो व्यापार के हिसाब किताब को रखने के लिए मेसोपोटामिया के निवासियों को लेखन कला की आवश्यकता हुई और उन्होंने लेखन कला का विकास किया, अपने भावों को व्यक्त किया। संकेत अक्षर होते थे, रोटी, मछली के चिन्ह, पशुओं के चिन्ह आदि बने होते थे जिनके आधार पर वो लिखा पढ़ी करते थे। मेसोपोटामिया में मिट्टी की गीली पट्टियों पर लिखा जाता था। मेसोपोटामिया में मिट्टी की
लेखन कला का विकास। मेसोपोटामिया में संकेत अक्षर होते थे। जो बहुत बड़ी संख्या में होते थे। इनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता था। अब मैंने अभी आपको जानकारी दी कि लेखन कला की आवश्यकता क्यों हुई। व्यापार के हिसाब किताब को सही बनाए रखने के लिए लेखन कला की आवश्यकता हुई। के लिए लेखन कला की आवश्यकता हुई। मेसोपोटामिया में मिट्टी की गीली पट्टियों पर लिखा जाता था। मिट्टी की गीली पट्टियों पर तंतु की सहायता से लिखा जाता था। मेसोपोटामिया की लिपि को कीलाक्षर लिपि कहा जाता था। कीलाक्षर लिपि। तो दोबारा बता दूं मैं, सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में हिसाब किताब को सही रखने के लिए लेखन कला का विकास हुआ। वहाँ पर मिट्टी की गीली पट्टियों पर एक तंतु की सहायता से लिखा जाता था, जिसको कीलाक्षर लिपि कहा जाता था। और एक बार लिखने के बाद उसको फिर धूप में सुखाया जाता था। धूप में सुखाने के बाद में उन पट्टियों को आग में पकाया जाता था। एक बार पट्टी काम आने के बाद उनको दोबारा रख दिया जाता था, वो कोई काम नहीं आती थी। तो इस प्रकार की हजारों की संख्या में पट्टिकाएं मेसोपोटामिया की खुदाई में मिली है, जिनके आधार पर यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया में मिट्टी की गीली पट्टियों पर तंतु की सहायता से लिखा जाता था, जिसको कीलाक्षर लिपि कहा जाता था। तो इनके बारे में आज मैंने आपको ये जानकारी दी। आगे अपन पढ़ते हैं इस अध्याय में शहरीकरण के महत्व के बारे में। आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया में शहरों का विकास हुआ। शहरीकरण का महत्व के बारे में बता दूं। शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण का महत्व। सबसे पहले शहरों का विकास मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहरों का विकास हुआ। उरूक और मारी नामक दो महत्वपूर्ण शहर मेसोपोटामिया में बसे। शहरों के विकास का प्रमुख कारण था श्रम विभाजन। जब कृषि के अलावा अन्य गतिविधियों का आरंभ हो गया, जैसे कि वस्तुओं का निर्माण, व्यापार आदि होने लगे, तो शहरों का विकास हुआ। लोग एक स्थान पर ज़्यादा रहने लगे, जिससे शहरों का विकास हो गया। और उरूक मारी जैसे बड़े शहर वहाँ पर बसने लगे। श्रम विभाजन के कारण कई प्रकार के लोग शहरों में बसने लगे। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि एक कार्य को पूर्ण करने के लिए अनेक लोगों की आवश्यकता होना, ये श्रम विभाजन कहलाता है। जैसे मूर्ति बनाने के लिए, जैसे पत्थर को लाने के लिए अलग कारीगर, जो खदान से पत्थर लाता है, लाने वाला अलग, बनाने वाला अलग, तथा उसको बाजार में बेचने के लिए ले जाने वाला अलग, और मूर्ति को बेचने वाला अलग व्यापारी। तो इस प्रकार से एक कार्य को करने के लिए जो अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के कोई कार्य पूर्ण होता है, तो उसको कहते हैं श्रम विभाजन। शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता थी श्रम विभाजन। श्रम विभाजन के कारण शहरों का विकास हुआ। उरूक और मारी दो महत्वपूर्ण शहर थे, और इन शहरों में व्यापार का कार्य बहुत अच्छी प्रकार से चलता था। आगे के बिंदु में हम जानकारी प्राप्त करेंगे
कि इन शैलों में माल की आवाजाही कैसे होती थी, माल को लाने ले जाने का तरीका क्या था। शहरों में माल की आवाजाही, देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता में खनिजों की बहुत कमी थी। खनिज बहुत कम थे, उनको औजार, हथियार, आभूषण आदि बनाने के लिए दूसरी सभ्यताओं से खनिजों का आयात करना पड़ता था और इसके बदले में वो अनाज, चमड़ा, घी, दूध आदि का निर्यात करते थे, पनीर आदि का निर्यात करते थे और उसके बदले में खनिज आदि मंगाते थे, जिसके द्वारा वो अपने औजारों का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार के उस काल में मेसोपोटामिया में उरुग नगर में व्यापार चलता था। अब सामान कैसे जाता था इसके बारे में इतिहासकारों ने जानकारी प्राप्त की, पुरातत्वविदों ने, कि उस काल में पशुओं के द्वारा, भारवाही जो पशु होते थे, खच्चर और बैल आदि के द्वारा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। लेकिन पशुओं के द्वारा माल ले जाने पर माल को ले जाने का खर्चा ज़्यादा आता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई सस्ता विकल्प ढूंढा जिसके कारण दूसरी सभ्यताओं में माल को सस्ते दामों में पहुंचाया जा सके, सस्ते रूप से पहुंचाया जा सके। तो उन्होंने जल परिवहन का मार्ग खोजा और जल परिवहन के द्वारा वो दूसरी सभ्यताओं में अपने यहाँ के सामान को पहुंचाने लगे और वहाँ के सामान को लाने लगे, क्योंकि जल परिवहन के द्वारा माल बड़ी बड़ी नावों में लाद करके पहुंचाया जाता था, जिसमें खर्चा कम आता था। तो इस प्रकार से उन्होंने जल परिवहन का भी विकास किया और जिसके कारण सस्ते रूप में माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता था और लाया जा सकता था। तो ये एक प्रश्न भी है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में माल की आवाजाही कैसे होती थी। तो पहले तो उन्होंने भारवाही पशुओं के द्वारा माल की आवाजाही की, जिसमें खच्चर, बैल आदि के द्वारा, लेकिन उनमें पशुओं को चारा खिलाना पड़ता था और समय ज़्यादा लगता था, तो इसलिए वो व्यवस्था उनको उपयुक्त नहीं लगी और बाद में उन्होंने जल परिवहन के द्वारा माल की आवाजाही की। दूसरी सभ्यताओं को वो जल परिवहन के द्वारा माल को भेजते थे और वहाँ से माल को लाते थे। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया वासियों ने अपने व्यापार को सही ढंग से चलाया और व्यापार के हिसाब किताब के लिए उनको एक पढ़े लिखे वर्ग की आवश्यकता हुई, जिसको लिपिक वर्ग कहा गया, जो पढ़ा लिखा होता था। अभी मैंने आपको लेखन कला के बारे में जानकारी दी। अब मैं लेखन कला, लेखन प्रणाली के बारे में बता दूं तो लेखन प्रणाली ये थी कि वहाँ पर संकेत अक्षर होते थे और जो लिखने वाले होते थे वो कुशल दक्ष लिपिक होते थे, जो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी संकेतों को समझने के लिए और तब जाकर के वो लिखा पढ़ी का काम करते थे। साक्षरता, मेसोपोटामिया में साक्षरता बहुत कम थी, साक्षरता बहुत कम थी, वहाँ बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। यदि कोई वहाँ पर पढ़ जाता था तो वो अपने आप को बहुत गौरवशाली समझता था। एक बार एक राजा ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, उसने ये बात अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कही कि मेरे इस कार्य को, प्रशस्तिपूर्ण कार्य को लिखवाया जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ ये जान सके कि इस राज्य में ऐसा एक राजा हुआ जो इतना पढ़ा लिखा था और युगों युगों तक हमारे कृत्यों को याद रखा जाए। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखन कला का विकास ये मेसोपोटामिया में क्यों हुआ, सबसे पहले ऐसी क्या बात रही। तो देखो इसमें एक सुमेरियन महाकाव्य में इसकी एक जानकारी मिलती है, जिसमें ये बात बताई गई कि उरुग नगर के एक राजा ने, जिसका नाम था एनमरकर, एनमरकर, उरुग नगर के राजा का नाम था एनमरकर। सुमेरियन महाकाव्य, सुमेरियन महाकाव्य में एक कहानी है जिसके आधार पर ये जानकारी मिलती है कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ, क्या आवश्यकता हुई। तो उरुग नगर का एक राजा था जिसका नाम था एनमरकर। एनमरकर राजा ने अपने एक दूत को एक बार आदेश दिया
कि मंदिर को सजाने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द मणियां, लाजवर्द मणियां, चांदी आदि दूर देशों से लाई जाए। और इस कार्य के लिए उन्होंने अपने एक दूत को भेजा। वह दूत कई पहाड़ियों को लांघता हुआ और जब एक सुदूर देश के एक राजा अरट्टा के पास पहुंचा तो वह अपने राजा के द्वारा कही हुई बात को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाया। जो एनमरकर का जो दूत था वो अपने राजा के द्वारा कही हुई बात को, जो सुदूर का राजा था अरट्टा, उसको समझा नहीं पाया और वापस खाली हाथ लौट आया। तो फिर राजा ने उसको एक मिट्टी की अपने हाथों से गीली पट्टिका बनाई और उस गीली पट्टिका पर उसने कुछ संकेत लिखे और उन संकेतों को बाद में वह लेकर गया उस गीली पट्टी को। तो वहाँ के राजा ने तुरंत समझ लिया और उन्होंने उसको चांदी दे दी और लाजवर्द मणियाँ दे दी। तभी से व्यापार की शुरुआत हुई और लेखन कला का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि लेखन कला का विकास और व्यापार की शुरुआत ये मेसोपोटामिया में उरुग नगर के राजा ने की थी। तो उरुग नगर के राजा ने ही सबसे पहले लेखन कला की आवश्यकता को समझा और उसी के द्वारा लेखन कला का विकास किया गया। अब आगे अपन पढ़ते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण के बारे में और मंदिर और राजा। दक्षिणी मेसोपोटामिया, दक्षिणी मेसोपोटामिया में मंदिर, दक्षिणी मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के शहरों का विकास हुआ। एक तो मंदिर के आसपास लोग चारों तरफ बस जाते थे। एक जैसे कि कोई आर्थिक केंद्र था तो उसके आसपास बस जाते थे। तीसरा था शाही शहर। इसमें हम 2 प्रकार के शहरों के बारे में पढ़ेंगे, जो मंदिर के आसपास बसते थे जो और एक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए उनके बारे में। तो उरुक और मारी ऐसे ही शहर थे। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना, उनका पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। मेसोपोटामिया में उर एक प्रमुख देवता था। उर प्रमुख देवता था जिसको चंद्र देवता कहा जाता था। चंद्र देवता मेसोपोटामिया का प्रमुख देवता था ये। और इन्नाना ये युद्ध एवं प्रेम की देवी थी। प्रेम की देवी थी, युद्ध और प्रेम। तो एक तो था उर, ये चंद्र देवता था। इन्नाना युद्ध और प्रेम की देवी थी। ऐसे मंदिर वहाँ पर बनाए जाते थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर घर जैसे क्यों होते थे। तो मेसोपोटामिया वासियों का मानना था, देखो बहुत सरल भाषा में इसका आंसर है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि मेसोपोटामिया के जो मंदिर होते थे, जो खुदाई में जो मंदिर मिले हैं, उनकी जो आकृतियां हैं वो बिल्कुल घर जैसी है। घरों में और मंदिरों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इतिहासकारों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मेसोपोटामिया के जो मंदिर निकले हैं खुदाई में, वो घर जैसे ही क्यों थे, साधारण लोगों के जैसे घर होते हैं ऐसे मंदिर थे। तो इतिहासकारों ने अपनी सूझबूझ से और तथ्यों के आधार पर ये जानकारी निकाली कि मेसोपोटामिया वासियों का विश्वास ऐसा रहा होगा कि मंदिर भी तो किसी देवता का घर ही होता है, इसलिए उन्होंने मंदिरों को घर जैसा ही बनाना प्रारंभ किया। लेकिन उनमें थोड़ा अंतर होता था। मंदिर की जो बाहरी दीवार होती थी वह कुछ अंतराल के बाद बाहर भीतर की ओर मुड़ी हुई होती थी। तो ये अंतर होता था थोड़ा सा घर और मंदिर में। और इसके अलावा देवता की मूर्ति को मंदिर के मुख्य भाग में स्थापित किया जाता था। उस जमाने में ऐसी मान्यता थी कि लोग सबसे पहले
कृषि की जो पैदावार होती थी उसका कुछ भाग मंदिर में चढ़ाते थे। फल फूल, अनाज, मछली आदि मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते थे। और ऐसी जैसे हड्डियों के अवशेष आदि मंदिर के फर्श में मिले हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि शायद ये वस्तुएं मंदिर में चढ़ावे के रूप में आती होगी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इस टॉपिक में वो यही है कि मेसोपोटामिया के मुख्य देवी देवता कौन से थे? तो उर, जो चंद्र देवता था, इन्नाना युद्ध और प्रेम की देवी थी। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि मेसोपोटामिया में मंदिर घर जैसे क्यों होते थे? तो इसका कारण उत्तर यह है कि उन लोगों की ऐसी मान्यता थी कि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता है, इसलिए वो मंदिर को घर जैसा ही बनाते थे। लेकिन उनमें थोड़ा फर्क होता था, जो मैंने आपको बताया कि मंदिर की बाहरी दीवार थोड़े अंतराल के बाद अंदर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। तो ये है। इसके बाद देखो आगे अपन पढ़ते हैं कि वहाँ पर मेसोपोटामिया में शहरों का विकास हुआ। शहरों में व्यापार चलता था, उद्योग धंधे चले और जिसके कारण वहाँ की आबादी बढ़ी और लोग व्यापार करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाते थे, माल की आवाजाही बढ़ी। ऐसे में श्रम विभाजन हुआ और एक नए वर्ग का उदय हुआ, लिपिक वर्ग का, बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास का कि राजा का पद अस्तित्व में कैसे आया। राजा का पद जो बना वह भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही उत्पन्न हुआ। मेसोपोटामिया में जैसे मन में जिज्ञासा होती है कभी कभी, जैसे कि अभी दो बातों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की कि भाई लेखन कला का क्या कैसे विकास हुआ, क्यों क्या आवश्यकता रही, शहरों का विकास कैसे हुआ। तो शहरों का विकास का इतिहास में भी यही बात है कि जब कोई काम धंधा बढ़ते हैं तो लोग काम करने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और उस जगह जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको ही शहर कहा जाने लगा। लेखन कला के बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पर एक तीसरा टॉपिक है राजा। राजा का पद अस्तित्व में कैसे आया? तो दजला फ्रात नदियों के पानी के ऊपर विवाद उत्पन्न होता। कई बार ऊपर के इलाकों के लोग जब निचले के इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी नहीं आने देते थे तो उनमें आपस में झगड़ा हो जाता और झगड़ा हो जाने के कारण जब मुखिया उस झगड़े में सहभागिता निभाते थे और मुखिया जब सहभागिता निभाते थे तो दजला और फरात नदी के पानी के विवाद को लेकर कई बार समुदायों में आपस में झगड़ा हो जाता था। ऐसे में जो मुखिया होते थे वे युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाते थे और दूसरे युद्ध जो हारे हुए लोग हैं उनको बंदी बनाकर ले आते थे और उनके लूटे हुए माल को अपने अनुयायियों को बांट देते थे और अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करते थे और उनको गुलाम आदि बना लिया जाता था और उनसे अनेक प्रकार के कार्य करवाए जाते थे। तो इस प्रकार से ये राजा का पद अस्तित्व में आया। और
1500 आदमियों ने लगभग 5 वर्ष तक एक मंदिर में काम किया। इसके प्रमाण मिलते हैं। शासक के हुक्म के से आम लोग पत्थर खोदने, धातु निकालने आदि के कार्य भी करते थे। तो यह है, सुदूर देशों में जाकर के मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में ऐसे जो दास लोग होते थे, गुलाम लोग होते थे, वो लगे रहते थे। और इनके बारे में आपको जानकारी दी। बहुत सारे लोग शंकु के आकार में भी आकार के वो बनाते रहते थे आकार, और वो मंदिर में स्थापित किए जाते थे। उनको विभिन्न रंगों में रंगा जाता था। इस प्रकार से राजा का पद प्रारंभ हुआ। मेसोपोटामिया में नदियों के पानी के विवाद के लिए कबीलों में झगड़ा होता था और कबीले के सरदार उसमें प्रमुख भूमिका निभाते थे। और जो कबीले का सरदार अपने कबीले को लड़ाई में जिता देता तो उसी को उन्होंने अपना राजा मान लिया। और इस प्रकार से राजा का पद मेसोपोटामिया में अस्तित्व में आया। हारे हुए लोगों को बंदी बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था, और उनके द्वारा जैसे कि कृषि कार्य करवाना और खदानों से खनिजों को निकलवाना तथा और अनेक प्रकार के कार्य उनके द्वारा भवन निर्माण में आदि में करवाए जाते थे। तो इनके बारे में जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं मोहरों के बारे में बता दूं कि मेसोपोटामिया में बहुत सारी मोहरें मिली हैं जिन पर कई प्रकार के चिन्ह अंकित होते थे, और कई मोहरें बेलनाकार होती थी जिनमें आर पार एक छिद्र होती थी, जिनमें तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। इस प्रकार से उनमें लगातार चित्र बनता था। तो ये मोहरों में व्यक्ति के पद का नाम और मालिक का नाम, इष्टदेव का नाम, उसकी पदीय स्थिति आदि लिखी होती थी। और जब कभी कोई माल बाहर भेजा जाता था तो उसकी गठरी पर गीली मिट्टी लगा करके उस मोहर को लगा दिया जाता था, जो उसमें लिखे हुए अक्षर उसमें होकर आते थे। और यदि वह गंतव्य स्थान तक वो मोहर अक्षुण्ण रहती तो ये माना जाता था कि सामान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इस प्रकार से सामान को एक दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए, ऐसी पता लगाने के लिए और सही पहुंचाने के लिए मोहरें लगाई जाती थी। मोहर प्रामाणिकता का घोतक होती थी। तो इस प्रकार की मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता में खुदाई में मिली है, जिनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम शहरी जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हमने लेखन कला के बारे में अध्ययन किया, राजा के पद के बारे में अध्ययन किया, और इसके अलावा व्यापार के बारे में अध्ययन किया। अब हम शहरी जीवन के बारे में और ग्रामीण परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शहरी जीवन में हमने एक छोटे से वर्ग के बारे में ही जानकारी मिली, जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होती थी, लेकिन संख्या में वो बहुत कम होते थे, ऐसा वर्ग होता था। लेकिन अब हम साधारण वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेसोपोटामिया में एकल परिवार होते थे, और एकल परिवार को वहाँ पर आदर्श माना जाता था। एकल परिवार को शादी के बाद पुत्र अपने माता पिता के साथ रहता था। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। वधू के माता पिता विवाह के लिए लड़की को अपनी रजामंदी देते थे, और उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे, और फिर विवाह की रस्में होती थी, भोजन किया जाता था। और जब पहली बार बहू को उसकी सास लेने जाती थी तो उसके भाग का जो हिस्सा है वो उसे दिया जाता था। पिता की संपत्ति में पुत्रों की हिस्सेदारी होती थी तथा पिता ही परिवार का मुखिया होता था। ऐसा मेसोपोटामिया की सभ्यता में जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया में परिवार के बारे में दोबारा बता दूं कि एकल परिवार होते थे, और वयस्क पुत्र विवाह के बाद अपने पिता के पास ही रहता था। तो मेसोपोटामिया में परिवार की जो व्यवस्था वो एकल परिवार व्यवस्था, एकल परिवार होते थे। एकल परिवार का मतलब होता है कि पति पत्नी बच्चे और उनके माता पिता इस प्रकार से रहते थे। परिवार का जो मुखिया होता था वो होता था पिता। पिता ही परिवार का मुखिया होता था। पिता की संपत्ति में पुत्रों को बराबर की हिस्सेदारी मिलती थी। यह विवाह वयस्क होने पर होते थे, तथा
लड़की को अपनी विवाह के लिए अपने पिता से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी। उसके बाद विवाह होता था और विवाह रजामंदी से होते थे। तो इस प्रकार से ये उस समय की पारिवारिक स्थिति थी। परिवार में पिता की ज़्यादा चलती थी, पिता ही परिवार का मुखिया होता था। अब मैं आपको मेसोपोटामिया के एक प्रमुख नगर उर नगर के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। उर नगर, ये बहुत महत्वपूर्ण नगर था उर नगर। और उर नगर की जो बसावट थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जैसे कि हमारे भारत में सिंधु सभ्यता की ऐसी नहीं थी। तंग गलियां थी और जरूरी सामान को लाने ले जाने के लिए भी ऐसी जगह होती थी कि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती थी। तो खच्चरों पर, गधों पर लाद कर वहाँ पर सामान पहुँचाया जाता था। ऐसी तंग गलियों से बना हुआ था उर शहर और पतली घुमावदार गलियाँ होती थी। मोहनजोदड़ो की तरह नियोजित चौड़ी सड़कें वहाँ पर नहीं थी। ऐसा था उर नगर। तथा उर नगर में जो मकान होते थे उनके आगे रोडों की ज़्यादा सफाई नहीं है। ऐसी जैसे सिंधु सभ्यता में थी ऐसी नहीं थी। वहाँ पर रोडों पर लोग अपने घर का कचरा डाल देते थे और बरसात में वह कचरा दलदली रूप धारण कर लेता था। तो इस प्रकार से उर नगर ज़्यादा नियोजित ढंग से बसा हुआ नहीं था। तथा एक बात ये भी थी कि उर नगर में मकानों में खिड़कियां नहीं होती थी, सिर्फ आंगन की ओर खुलने वाले दरवाजे ही उनमें प्रकाश और हवा का मुख्य स्रोत होते थे। ऐसा उन्होंने इसलिए कर रखा था ताकि उनकी कोई प्राइवेसी भंग नहीं हो, उनकी जो एकाकीपन है उसमें कोई बाधा नहीं हो, इसलिए वो अपने घरों में खिड़कियां ज़्यादा नहीं रखते थे। और इसके अलावा वहाँ के लोग अंधविश्वासी भी थे। उनकी ऐसी मान्यता थी कि जैसे कि घर की दहलीज जो ऊंची उठी हुई हो तो उस घर में संपन्नता आती है। ऐसी अंधविश्वासों को, ऐसी मान्यताओं को भी वो लोग मानते थे। जैसे कि वहाँ पर 3 बातें जानकारी मिली है कि एक तो घर की दहलीज, ऊंची उठी हुई हो, तो घर में संपन्नता आती है। एक तो ये बात थी। इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि यदि घर का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति की यंत्रणा का कारण बनेगी, तथा सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। इस बारे में भी उनमें लोगों में मान्यता थी। तो ये जानकारी हमको मेसोपोटामिया के बारे में मिलती है कि वहाँ पर परिवार की संरचना कैसी थी, वहाँ का उर नगर कैसा था, वहाँ पर कौन कौन से अंधविश्वास थे, इनके बारे में इसमें जानकारी दी गई। अब मैं आपको पशुचारक क्षेत्र एवं व्यापारिक नगर के बारे में बता दूँ। मारी एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खानाबदोश लोग जो थे वो शहरों के लिए सही नहीं थे। खानाबदोश लोग कहते हैं कि जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, पशुचारक लोग होते हैं, उनको खानाबदोश कहा जाता है। तो ऐसे जो खानाबदोश लोग होते थे वो शहरों के विकास में बाधक थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि खानाबदोश लोग शहरों के विकास में बाधक कैसे थे। इसके बारे में आपको बता दूं कि खानाबदोश जो लोग होते थे ये अपने पशुओं को लेकर किसानों के खेतों में होकर निकलते थे पशुओं को पानी पिलाने के लिए। तो ये किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे। ऐसे में क्या होता था कि किसानों के और खानाबदोश लोग जो पशुपालक होते थे उनके बीच में झगड़ा हो जाता था और बड़े झगड़े हो जाते थे कई बार। तो इसलिए इनको ये माना गया है कि जो खानाबदोश लोग होते थे वो शहरों के विकास में बाधक थे। कई बार जो किसान होते थे वो भी इनका रास्ता रोक देते थे। जैसे पशुओं को लेकर के नदियों में पानी पिलाने लिए जाते थे तो जो गांव के किसान होते थे वो उनका रास्ता रोक देते थे, जिसके कारण इनमें आपस में अनबन होती रहती थी और इनमें लड़ाई झगड़े होती रहते थे। इसलिए इतिहासकारों ने ये बात कही है कि खानाबदोश लोग शहरों के विकास में बाधक होते थे। आगे चल कर के इन्हीं खानाबदोश लोगों में से
कई लोग स्थायी रूप से बस गए और इन्होंने अपने अपने राज्य साम्राज्य कायम किए, जैसे एमोराइट वंश। एमोराइट वंश बहुत महत्वपूर्ण राजवंश हुआ बेबीलोनिया का, जिसका राजा हुआ हम्मुराबी। हम्मुराबी बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध राजा हुआ बेबीलोनिया का, जिसकी सैन्यता के बारे में जानकारी पिछली किताब में बताई। बेबीलोनिया का जो हम्मुराबी था, हम्मुराबी का सिद्धांत था जैसे को तैसा, खून के बदले खून। बहुत पढ़ा लिखा शासक था, उसने बहुत लंबे समय तक शासन किया। वो एमोराइट वंश का था। एमोराइट जो लोग थे वो पहले खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब घुमक्कड़ लोग थे। उन्होंने फिर धीरे धीरे अपना राज्य कायम कर लिया। ऐसे खानाबदोश लोगों के चलने फिरने पर मारी नगर में निगरानी रखी जाती थी, और इस बात के प्रमाण मिले हैं। एक पट्टिका पर लिखा हुआ मिला है कि एक बार एक राजा को उसके दूत ने एक सूचना भेजी कि रात्रि के समय पहाड़ी से बार बार आग के कुछ संकेत बताए जा रहे थे। तो राजा, उस दूत ने अपने राजा को ये संदेश भेजा कि खानाबदोश लोगों के द्वारा कोई न कोई हमले की योजना बनाई जा रही है, और वो संदेश एक शिविर से दूसरे शिविर में भेजे जा रहे थे। तो इस प्रकार से खानाबदोश लोगों को शहरों के विकास में बाधक माना गया था, क्योंकि उनका कोई पता नहीं होता था, वो घुमक्कड़ होते थे और वो कभी किसी प्रकार का कोई अपराध कर देते थे, इसलिए उनको शहरों के विकास में बाधक कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट में जिमनीलम के राजमहल के बारे में बता दूं, जो मारी में स्थित था, जो राजाओं का एक महल था। ये बहुत बड़ा महल था, बहुत विशाल महल था। एक बार सीरिया का राजा इसको देखने के लिए आया, और वह भी किसी दूसरे राजा के कहने पर और उसका अनुमति पत्र लेकर के आया, और वह मारी के राजा को बताया। तो मारी के राजा ने उसको वो राजमहल देखने की इजाज़त दी। जो मारी का जो महल था वो बहुत विशाल महल था, उसमें बहुत सारे कक्ष थे, आंगन थे, और जब वह राजा उस महल को देखने गया तो उसका भव्य स्वागत किया गया मारी के राजा के द्वारा। और उसने लिखा कि मेरी भोजन की मेज पर प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के व्यंजन आते थे, और अच्छी प्रकार से मेरी आवभगत की गई थी। प्रतिदिन मुझे बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार मेरा किया गया था। इस प्रकार से राजा मेरे साथ बैठकर के भोजन करता था, और राजमहल 2.4 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था, जिसमें बहुत सारे कक्ष बने हुए थे, और उसमें अंदर एक ही जाने के लिए एक ही दरवाज़ा था। वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया में जो मारी शहर था वो महत्वपूर्ण शहर था, और मारी शहर में शहरों व्यापार बहुत फला फूला था। व्यापार का बहुत अच्छा उसमें शुरुआत हुई थी, और अनेक प्रकार के वर्ग के लोग मारी शहर में रहते थे। तो इस प्रकार से उरुक और मारी दो महत्वपूर्ण शहर थे, इनके बारे में मैंने जानकारी दी आपको। अब मैं मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों के महत्व के बारे में बता दूं कि मेसोपोटामिया में शहरों का बहुत महत्व था। शहरों में बहुत विकास हुआ, व्यापार चला, और वहाँ के राजा को अपने शहरों पर बहुत गर्व था। इसलिए उसने ये बात कही थी कि ये जो शहर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरी आगे आने वाली पीढ़ियाँ इन शहरों का आनंद लेगी। और इस प्रकार उसने अपने दिल को सांत्वना दी, जिसे उसने ये बात कही कि ये जो शहर है ये मैंने और मेरी प्यारी प्रजा ने मिलकर के बनाया है। तो इस अध्याय में मैंने आज आपको लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में बताया, मेसोपोटामिया के बारे में, कि किस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, कौन कौन से शहर मेसोपोटामिया की सभ्यता में बने, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी, व्यापार के बारे में तथा लेखन कला की आवश्यकता के बारे में, और शहरी जीवन और वहाँ के मध्यम वर्ग के जीवन के बारे में जानकारी इस अध्याय में दी गई। धन्यवाद।